जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर सीरीज के तहत इस क्लास में हम बिहार एसएससी सीजीएल फर्स्ट अर्थात बीएसएससी प्रथम सचिवालय सहायक के प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र संपूर्ण व्याख्या सहित देखेंगे। सिलेबस के अनुसार हमने इस प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा है। जैसा कि आप सिलेबस से ऑलरेडी जानते हैं कि जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन तथा मैथ और साइंस से 50 क्वेश्चन, मैथ और साइंस से 50 क्वेश्चन किसमें, तो बीएसएससी में, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जीएस के अर्थात जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चन को संपूर्ण व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे तथा नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ और साइंस के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा उसके नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम करके तीनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे ताकि आप अच्छे से इसके सॉल्यूशन को समझ सकें और साथ ही इसके पैटर्न को समझ सकें। तो आप तीनों पार्ट को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके आप उसे बाकी 2 पार्ट को देख सकते हैं और साथ ही आप मेंस के भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल 3 अभी वर्तमान में आया हुआ है और सीजीएल 1 का जो परीक्षा हुआ था उसका सामान्य अध्ययन का हम क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय जल, ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा खड़गवासला में, क्योंकि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र महाराष्ट्र के खड़गवासला में स्थित है। इस तरह से इसका आंसर ये सही है। साथ ही खड़गवासला में एक और मुख्यालय है, किसका, तो एनडीए का भी मुख्यालय खड़गवासला में ही है। एनडीए अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी मुख्यालय जो है खड़गवासला में है। तो यहाँ से आप उसको भी याद रखिएगा कि खड़गवासला, अच्छा खड़गवासला है कहाँ, तो खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जल परियोजना है, जो कि आपको कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में। तो नदी ही ज़्यादातर पूछता है, राज्य नहीं पूछता है, तो आपको इसे याद रखना होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है। साथ ही एनडीए का भी मुख्यालय खड़गवासला में ही है। खड़गवासला महाराष्ट्र में है तथा प्रथम जल विद्युत जो है वह कर्नाटक के शिव समुद्र में कावेरी नदी पर स्थित है और इसकी शुरुआत 1902 में किया गया था। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन देखा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला या ब्रिटिश द्वारा उसे पकड़ करके फांसी दे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये तात्या टोपे थे। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे के उनके मित्र के द्वारा धोखा से पकड़वा दिया गया और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तात्या टोपे के उनके मित्र मान सिंह ने पकड़वाया था। ध्यान रखिएगा, मान सिंह ने पकड़वा दिया था, जिसके बाद उन्हें पकड़ करके फांसी दे दिया गया था। तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम था यह रामचंद्र पांडुरंग था। क्या, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें फांसी की सजा 18 अप्रैल 1859 को दिया गया था। ध्यान रखिएगा। अब हम अन्य लोगों की बात करें, 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय वहाँ के नायक कौन कौन, कहाँ के नायक थे, उनका कार्य क्षेत्र कौन था, वहाँ से पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, 1857 का रिवोल्ट था, 1857 की जो क्रांति थी, इसके नायकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बिहार से देखते हैं। तो बिहार के जगदीशपुर, कभी कभी यह बिहार भी दिया रहता है। यहाँ के जो नायक थे वो कुंवर सिंह थे। कौन, कुंवर सिंह थे। कानपुर से नाना साहब ने किया था। कानपुर में ही तात्या टोपे
और नाना साहब ने मिल करके यह विद्रोह में जो है भाग लिया था। दिल्ली में बख्त खां ने किया था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय भी मिलेंगे, शाह आलम द्वितीय मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। अगला है लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह या क्रांति का नेतृत्व कहाँ से, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से बात करें तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और बरेली से खान बहादुर ने किया था। ध्यान रखिएगा, बरेली पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बरेली से खान बहादुर ने किया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी, लेकिन इसका जो कारण था, इसका जो मुख्य कारण था वह धार्मिक हस्तक्षेप था, जो कि भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को शुगर और गाय की चर्बी से बनी हुई एनफील्ड राइफल दिए जाने से संबंधित था। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो में क्लासेज जो अपलोड है वहाँ जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1929। ध्यान रखिएगा, 1929 में किसकी अध्यक्षता में 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है अपनाने की मांग को बढ़ावा दिया गया था। तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। यहाँ से आपको एक और पूछता है कि 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1931 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। मौलिक अधिकारों और आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का कराची अधिवेशन में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ग्राम पंचायतों की स्थापना का जो विवरण दिया गया है वह गांधी जी के सिद्धांत पर है। अर्थात ग्राम पंचायत की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। बात करें ग्राम पंचायतों की, तो यह संविधान के भाग 4 में है। ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है नीति निर्देश तक, और इसी में अनुच्छेद 40 में आपको ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 40। इस तरह से आपको यह याद रखना है कि ग्राम पंचायतों के गठन से अनुच्छेद 40 संबंधित है और जो ग्राम पंचायतों का गठन यह महात्मा गांधी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको ध्यान से देखना है। हड़प्पा सभ्यता जो है आपको कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जो अन्य की बात करें, नवपाषाण युग और पाषाण युग, यह प्राक ऐतिहासिक से संबंधित है। जो हम पूरे इतिहास को बांटते हैं उसको हम प्राक ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, आधे और फिर ऐतिहासिक में बांटते हैं। प्राक ऐतिहासिक में आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आ जाता है, ठीक है। आधे ऐतिहासिक में आपको हड़प्पा सभ्यता आ जाता है और उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता, और ऐतिहासिक में आपको वैदिक सभ्यता आ जाता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से इतिहास को पूरे बांटा गया है, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक उसको बोलते हैं जिसको बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आधे ऐतिहासिक उसको बोलते हैं जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक उसको बोलते हैं जिसके बारे में लिखित साक्ष्य अवेलेबल है और उसको
पढ़ा भी जा चुका है, उसको ऐतिहासिक बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लौह युग की बात करें तो लौह युग जो संबंधित था वो आपको किससे संबंधित था, तो ध्यान रखना है लौह युग जो था वो वैदिक युग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा चीज़ें हम यहाँ और देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता है वर्तमान रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, वर्तमान रावी नदी के किनारे, वर्तमान पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में, वर्तमान पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो काल है, इसके जो सभ्यता के काल की बात करें तो 2350 से 1750 तक इसका काल माना जाता है। और हमने आपको बता ही दिया कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अब देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है, तो ध्यान रखिएगा भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको खींचा भी कब गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह होगा मैकमोहन रेखा। ध्यान रखिएगा भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है और इसे 1914 में खींचा गया था। ध्यान रखिएगा 1914 में। इस वजह से इसका बी ऑप्शन सही होगा। अन्य रेखाओं की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है और इसे 1947 अर्थात 1947 में खींचा गया था। ध्यान रखिएगा 1947 में। अगला है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा किसके बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। इसे कहीं कहीं भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बारे में भी दे सकता है क्योंकि यह जो भारत का पीओके है उसी में अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा के बीच ये है डुरंड रेखा। कुछ और अन्य रेखाओं की बात करें तो है 17वीं समानांतर रेखा जो कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। उसे ही 49वीं समानांतर रेखा, यह यूएसए और कनाडा के बीच स्थित रेखा है। अलग है हिडेनबर्ग रेखा। हिडेनबर्ग रेखा जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है हिडेनबर्ग रेखा। मैगीनाट रेखा की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको समझने लायक है। ये घटना का सही क्रम के अनुसार सजाना है और ये घटना कौन कौन सा है, तो एसएलवी का लॉन्च। तो देखिए इसको डेट वाइज हम लिखते हैं। सबसे पहले इसमें बात करें तो सबसे पहले बांग्लादेश का बना था 1971 में। ध्यान रखिएगा बांग्लादेश 1971 में। पोखरण परीक्षण 1974 में हुआ था। सिक्किम का निर्माण 1975 में हुआ था। ध्यान रखिएगा भारत भारत का राज्य 1975 में बना था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। और SLV-3 का जो लॉन्च हुआ था वह 2001 में हुआ था। तो इस तरह से आप इसे सजा सकते हैं। तो इसका जो है आप कैसे सजाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले 2, उसके बाद 4, फिर 3 और 1। इस तरह से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2, 4, 3, 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो पोखरण 2 जो परीक्षण है वह 13 मई 1998 को हुआ था। पोखरण 1 परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। पोखरण का जो फर्स्ट था वो स्माइलिंग बुद्धा था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाने के कारण क्वेश्चन वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि छोड़ने के बाद तो फिर आपका छूटा ही रह जाएगा। और डिटेल में पढ़िएगा तो हो सकता है कि आपको कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। रिपीटेड का मतलब है उस टॉपिक से भी क्वेश्चन रिपीट होता है, तो टॉपिक तो आपका हम कवर करा ही दे रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए भूमध्य रेखा है जो विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने, विश्व के 13 देशों से होकर के गुजरती है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इस ऑप्शन में जो है भूमध्य रेखा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। इन 13 देशों की बात करें तो देखिए हम शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिकी देश अर्थात साउथ से ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले है इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील।
उसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबन, कांगो एवं कांगो गणराज्य। फिर आता है आपका मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, साओ टोम और पीसिंस। इस तरह से कुल 13 देश आते हैं आपको किससे, तो आपको भूमध्य रेखा पर आने वाले ये 13 देश हो गए। अगर भूमध्य रेखा की अन्य बात की देखें तो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च, ध्यान रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को ही रहता है। तो इस तरह से हमने इसको डिस्कशन और क्वेश्चन को भी देख लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था। तो देखिए चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इसने एक अपनी पुस्तक भी लिखी था CQ की, जिसमें इसने अपना CQ में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। साथ ही आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, हर्षवर्धन के बाद ये चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आते। इसको याद कैसे करिएगा, तो ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग। एक और चीनी यात्री कौन आया था, तो फाहियान आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। तो ध्यान रखना है ये दोनों चीनी यात्री थे जो कि भारत में आए थे, और फाहियान ने फोक्यूकी लिखा था, जबकि ह्वेनसांग ने CQ की पुस्तक लिखा था। ये दोनों इनका यात्रा वृत्तांत था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए इधर नहीं है, आपको हम इस साइड में ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका देखिए यहाँ हर्षवर्धन दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका आंसर C सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान आया था। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक दो चीज़ यहाँ आपको और देखना होगा कि बिंदुसार के दरबार में डायोनिसोस आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखा है। और यह भी इंडिका जो है, इंडिका किसने लिखा है, यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा संपूर्ण क्रांति का आह्वान लोकनायक जयप्रकाश के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन D सही हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से किया था 1974 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल भारत में लगाया गया था। ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ध्यान रखिएगा बिहार के सिताब दियारा के ये संबंधी थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार जयप्रकाश नारायण किस क्षेत्र से, बिहार के किस क्षेत्र से, तो ध्यान रखिएगा सिताब दियारा। कहाँ से, सिताब दियारा। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान 1974 में किया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं बल्कि भारत रत्न सम्मान 1999 में मरणोपरांत दिया गया था। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न सम्मान 1999 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। इस तरह से इसका ऑप्शन A सही हो जाएगा। अन्य लोगों की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम के अन्य जो बुक हैं वे हैं इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड। अलग और भी अन्य सारी बुकें हैं जो है। जवाहरलाल नेहरू की बुक की बात करें तो ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो गया अलग अलग बुक। ध्यान रखिएगा ये इन दोनों के बुक के बारे में हमने आपको बता दिया। एक और बुक है जो कि बहुत फेमस है अरुंधवती राय का, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो आपका स्थित है वो सतलुज नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। तो इस तरह से इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ अन्य बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। काकरापाड़ा बांध ताप्ती नदी पर। ध्यान रखिएगा काकरापाड़ा ताप्ती नदी पे। उखाई परियोजना ताप्ती नदी पे। माता टीला, ध्यान रखिएगा माता टीला इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है।
माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर स्थित है और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो इस तरह से कुछ और हो गए, अभी बहुत सारे हैं। इससे रिलेटेड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो वीडियो है वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजतरंगिणी है कल्हण का, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कल्हण मूल रूप से कश्मीर का था और इसने कल्हण द्वारा रचित जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कल्हण ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था। तो क्वेश्चन ये बीपीएससी का पूछा हुआ है कि ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत में सबसे पहले किसने क्रमबद्ध किया था। इसमें आपको कुछ और ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त के शासन के बारे में जो है कहाँ से जानकारी मिलती है, तो आपको इंडिका से। किसका इंडिका लिखा किसने है? तो इंडिका पुस्तक अभी आपको हमने बताया कि मेगास्थनीज ने लिखा था। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो चाणक्य रहते थे, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित न होकर के बुक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह संबंधित किससे है? तो यह संबंधित है आपको राजनीतिक शास्त्र से। तो इस तरह से आपको इसे ध्यान में रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, अर्थात राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका संस्थापना किया था? तो राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया था। ध्यान रखिएगा, बाद में यही ब्रह्म समाज आगे चल करके आदि ब्रह्म समाज में भी बढ़ गया था। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में किसका स्थापना किया था? तो ब्रह्म समाज का। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। इसका और कुछ और भी हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज का भी स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815-16 में तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1816 में इन्होंने किया था। वेदांत सोसाइटी और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1818 में। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अब इसको याद कैसे करिएगा? तो देखिए, प्रार्थना आत्मा से किया जाता है, तो इसलिए आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? देखिए, रामकृष्ण मिशन जो रामकृष्ण थे ये किसके गुरु थे? तो ध्यान रखिएगा, यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इसलिए रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे की थी। और ब्रह्म समाज आपको हमने बता ही दिया है कि राजा राम मोहन राय ने किया था। वैसे वेद समाज की बात करें तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है। आपको एक और ध्यान में रखना होगा, सत्यशोधक समाज। कौन सा? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक, देखिए सत्य का शोधन, किसी भी चीज़ का शोधन करिए तो वो फूल जाता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने? ज्योतिबा फुले ने। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैगीनॉट रेखा किस देशों के मध्य स्थित है? मैगीनॉट रेखा, ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल लाइन है। तो मैगीनॉट जो रेखा है वो कहाँ है ये आपको बताना है। तो मैगीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। कहाँ? फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूएसए और कनाडा के बीच जो है 49वीं समानांतर रेखा है, ये भी आपको हमने अभी बताया कुछ देर पहले। भारत पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और 24वीं समानांतर रेखा है। जर्मनी पोलैंड के बीच हिडनबर्ग। उत्तरी वियतनाम दक्षिण वियतनाम के बीच 17वीं समानांतर रेखा है। इस तरह से इसका आंसर हमने आपको बता ही दिया है, ये कुछ इसका व्याख्या हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है? सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो चीन के तिब्बत में। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस स्थल से निकलती है। सतलुज नदी चिनाब नदी से मिलती है और दोनों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। पंचनद में कौन कौन से हैं? तो आपको ब्यास, रावी, झेलम, सतलज और सिंधु, ये पांचों मिलकर के पंचनद का निर्माण करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें और भी देखना चाहेंगे, जैसे कि सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है, यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है।
साथ ही यहाँ आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो सिंधु नदी का उद्गम है यह भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही होता है। तथा गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री तथा गंडक का उद्गम नेपाल से होता है। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ हो गई और उनके उद्गम स्थल हो गए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकार किया, अर्थात भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। साथ ही राष्ट्रध्वज आपका हो गया 22 जुलाई 1947। साथ ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, गान और गीत कब अपनाया गया था, ये भी बहुत बार पूछता है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इन दोनों को एक ही दिन अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब इसका अध्यक्ष भी पूछता है, तो इसका अध्यक्ष पंडित बीसन नारायण थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे पंडित बीसन नारायण धर थे। भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अब इसे प्रकाशन कहाँ हुआ था। तो इसका प्रकाशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो पत्रिका थी तत्वबोधिनी में इसे भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया था। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पत्रिका तत्वबोधिनी में इसका प्रकाशन भारत भाग्य विधाता नाम से किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, तो ये हो गया श्वेत क्रांति। फिर हरित क्रांति, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो वर्गीज कुरियन को, ध्यान रखिएगा, वर्गीज कुरियन को आपको डॉक्टर कहाँ इसमें है, हाँ ये ऑप्शन में दिया हुआ है। भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को। ध्यान रखिएगा, वैसे ही इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, और आपको हरित क्रांति का जनक भी पूछता है। तो हरित क्रांति का जनक कौन थे। तो हरित क्रांति का जनक ध्यान रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो श्वेत क्रांति है इसके जनक कौन है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन और हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग, ध्यान रखिएगा। साथ ही अब ये भी पूछता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है, ऐसे लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। इस तरह से आपको क्रांतियाँ कुछ ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय फूल कमल है, और कमल का आपको साइंटिफिक अर्थात वैज्ञानिक नाम पूछता है तो यह नीलम्बियन न्यूरीफेरा है। भारतीय जो राष्ट्रीय फूल कमल है इसका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनलैंगिसस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एल्फेस मैक्सिमस है। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कुछ लोग क्रिकेट मार के आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी आप देख रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग अर्थात बीएसएससी सचिवालय सहायक की जो प्रथम वैकेंसी आई थी 2011 में, उसका सोल्व पेपर देख रहे हैं पीटी का, जिसमें हम जीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगले वीडियो में आप हमें देख पाएंगे रीजनिंग और मैथ में। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो दुनिया का नवीनतम देश 2011 में जब एग्जाम हुआ था या उस समय के अनुसार, तो दुनिया का नवीनतम देश उस समय के अनुसार दक्षिणी सूडान था, जो कि गणतंत्र बना था 2011 में। तो उस समय के अनुसार यह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो बीएसएससी थर्ड आया है और इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है बीएसएससी थर्ड में, तो दुनिया का नवीनतम देश जो कि 2022 में बना है, यह बारबाडोस बना है, जो कि ब्रिटेन से हाल ही में आज़ाद हुआ है और इसने खुद को गणतंत्र घोषित किया है। तो कौन?
बारबाडोस। 2022 के अनुसार बारबाडोस और 2011 के अनुसार कौन था? तो दक्षिणी सूडान था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम कौन सा साक्षरता वाला कौन था? तो अभी भी 2011 का ही जनगणना चल रहा है, तो इसके अनुसार भी कौन सा हो जाएगा? बिहार ही होगा। न्यूनतम साक्षरता बिहार ही है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, न्यूनतम साक्षरता बिहार में है। ध्यान रखिएगा, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। बिहार का जो साक्षरता दर है वो कितना है? लगभग 63.82% है। कितना? 63.82% है। 63 नहीं, हमको लगता है कि हम 61 ही होगा, लगभग 61% है। हाँ, 61% है बिहार का साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर 71% है और महिला साक्षरता दर 51% है। इसको थोड़ा सा आप बुक में देख करके कंफर्म कर लीजिएगा। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो केरल है, जिसका साक्षरता दर 93% है। कितना? 93%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो वो किसका है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 के साथ बिहार पहले नंबर पे है, अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार ही है। ध्यान रखिएगा, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना है? 386 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट हो गया जो कि आपको हो सकता है कि अगले एग्जाम में रिपीट कर जाए। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक जिससे 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसके राजधानी का उस समय नाम क्या था? अर्थात क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि सम्राट अशोक जो कि 40 वर्षों तक भारत पर राज किया था, इसकी राजधानी का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के जितने भी राजा थे उन सभी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखा था। और जो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी है, ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी या सबसे प्राचीन राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी के बाद राजधानी को पाटलिपुत्र उदयन ने लाया। उदयन के बाद फिर या कुछ समय के लिए आपको वैशाली गया, वैशाली से फिर काला अशोक ने इसे पाटलिपुत्र स्थान किया, उसके बाद यह पाटलिपुत्र ही रह गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन अगर आप ध्यान दे पढ़ना चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको हम शॉर्ट में ही छोड़ रहे हैं। इसके बारे में आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे जो क्लासेज ऑनलाइन आपको मिल रहे हैं फ्री में, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि मौर्य वंश से संबंधित सारे डिटेल दिए हुए हैं, उसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा, वो किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रथम इंजीनियर जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा वो कौन है? तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार जो हैं वो एक क्या है? इंजीनियर हैं, और वो क्या रहे हैं? बिहार से उस समय तक 2 बार थे जो क्वेश्चन पूछा था उसके अनुसार, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अनुसार वे 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन के बारे में। उस समय तक जो 2 बार पूछा था, अभी वर्तमान में वे 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का पहले फुल फॉर्म देखिए, आसियान ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जब आप इस एशिया देखिएगा तो साउथ ईस्ट मतलब ये मान लीजिए पूरा एशिया हो गया, तो इसके साउथ ईस्ट इस तरह से जो इधर है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में कुल कितने देश हैं और कौन इसमें सदस्य नहीं है, इसको आपको देखना है। तो आसियान अर्थात ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके सदस्यों की बात करें तो इस आसियान में कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। ध्यान रखिएगा, जो है आसियान में कितने देश? कुल 10 देश। इसमें कौन कौन है? तो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड,
ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। इसका जो सदस्य देश कौन नहीं है, तो बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश सदस्य किसका है, तो यह आपको ब्रिक्स का है, सॉरी ब्रिक्स का नहीं, बांग्लादेश जो है साउथ ईस्ट एशिया का है, साउथ ईस्ट नहीं, साउथ एशिया नेशन। माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो बांग्लादेश है वो सार्क का सदस्य है। किसका, सार्क का। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, ये छोड़ दीजिए, एसोसिएशन ऑफ, सॉरी इसका हमने फुल फॉर्म भी गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC, साउथ एशियन, ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें 8 सदस्य हैं और इसका सदस्य है बांग्लादेश। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। यह किसका हो गया, सार्क के सदस्य हो गए। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है, नेपाल के काठमांडू में। जबकि हमने किसका देखा, तो ध्यान रखिएगा, हमने किसका देखा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आसियान। आसियान का जो हमने क्या क्या बताया आपको आसियान के बारे में, इसके 10 सदस्य हैं और 10 के बारे में हमने बताया। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ, जकार्ता में स्थित है। किसका मुख्यालय हमने बताया, तो आसियान का। जबकि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो कि कहाँ से थे, तो वो बिहार के थे। ध्यान रखिएगा, बिहार के जीरादेई से थे। ध्यान रखिएगा, बिहार से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इन्हें अजातशत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म, ध्यान रखिएगा, पटना में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था। तो देखिए 1946 में जो आपको अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मंत्रालय दिया गया था। किधर है, हाँ सी नंबर पे दिया हुआ है, कृषि एवं खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही है। अन्य मंत्रियों की बात करें तो श्रम मंत्री बिहार के जगजीवन राम थे। गृह और सूचना मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और रेल मंत्री अरुणा आसफ अली जी थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको इस क्वेश्चन का व्याख्या भी। ठीक है, बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, यह विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड था और यह 2011 के अनुसार का क्वेश्चन है, उस समय के करंट का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड ने कार्बन टैक्स पहली बार लगाया था अपने देशवासियों पर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन कितना जो भी उत्सर्जन करता है तो उसके न्यूट्रल के लिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है, सॉरी वीडियो लंबा हो गया। अगर आपको ज़्यादा लंबा देख रहा है तो आप डबल स्पीड में भी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी। ध्यान रखिएगा, तो ये आपको हो जाएगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइन ईंधन के पुनर्साधनीकरण में जो है क्या किया था इसने। तो ध्यान रखिएगा, इसमें
इन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की थी। ये करेंट का क्वेश्चन है उस समय का, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, करेंट से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उस समय के अनुसार इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप में कौन दिया था? तो वो नीदरलैंड ने दिया था। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया था उस समय के करेंट के अनुसार, ठीक है। वर्तमान में भी दिया गया है, लेकिन वो इच्छा मृत्यु नहीं है, आपको स्वीट डेथ दिया गया है। ये आपको स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया गया है, तो उसको आपको करेंट में पढ़ाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, ये रिपीट भी हो सकता है, ये पूछा, सभी क्वेश्चन तो पूछा ही हुआ ही है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुसार पहला कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ध्यान रखिए, विश्वविद्यालय आयोग, ये तो संविधान के अनुसार नहीं था, 1905 में भी इसे गठन किया गया था। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुसार गठित होने वाला पहला आयोग था, जिसका गठन 25 जनवरी, ध्यान रखिएगा डेट भी पूछता है, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत के चुनाव आयोग तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। वर्तमान में चुनाव आयोग सुशील चंद्रा थे, जिसका चेंज किया गया, हालांकि जब तक एग्जाम होगा उस समय तक नया चेंज हो जाएंगे। अभी नियुक्ति उसकी नहीं हुई है, नियुक्ति जैसे ही होगी हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी और जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर के.एम. स्वाब इसके संस्थापक थे। डॉक्टर एम स्वाब इनके संस्थापक थे। 1971 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो वार्षिक बैठक स्थल जो है अर्थात मुख्यालय जो है दावोस में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेलों के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बैल वार्कर कप मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। बैल वार्कर कप मुक्केबाजी संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अन्य जो कप संबंधित है उसे ध्यान से देखिएगा। क्रिकेट से संबंधित कप की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये हो गया क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित देख लीजिए, डेविस कप, ये हाल ही में जो बीपीएसएससी नहीं बीपीएससी अर्थात जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप फुटबॉल से संबंधित है। मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से, तो हम फुटबॉल कहीं देख रहे हैं। रोवर्स कप, डीसीएम ट्रॉफी और फेडरेशन कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है और ये सभी को आपको लिख करके याद कर लेना है। हॉकी से संबंधित कपों की बात करें तो हॉकी से संबंधित है, ये भी आपको याद करना होगा। आगा खा कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? तो ये आपको हॉकी से संबंधित है। खेल से संबंधित एक और बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस साल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? तो जो प्राचीन नगर तक्षशिला है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। कहाँ? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है तक्षशिला। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है तक्षशिला। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और भारत में लेह में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान होते हुए यह
आपको अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की अन्य 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन पांचों को पंचनद भी कहा जाता है। किसको किसको? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से संबंधित है? तो आनंद मठ में जो है आपको सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है, इस वजह से इसका डी ऑप्शन सही है। सन्यासी विद्रोह 1766 से 1800 ईस्वी के आसपास हुआ था। आनंद मठ से ही भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, कौन सा राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम को लिया गया है। सन्यासी विद्रोह जो है आपको सन्यासियों द्वारा किया गया था बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब इसे इतना ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले हम भील विद्रोह के बारे में छूट गया। देखिए भील विद्रोह आपको 1830 के आसपास हुआ था। ध्यान रखिएगा, भील विद्रोह यह पश्चिमी घाट में हुआ था, महाराष्ट्र के साइड में। अहोम विद्रोह 1828 में अंग्रेजों के विरोध किया गया था। इसके नेता गोमघर थे। इसका यह जो है असम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, असम में अहोम विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, पढ़ते हैं। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रखिएगा, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में, यह सही है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है। तो वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सोनम, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये तीनों मैकाल पर्वत श्रेणी के से निकलती है। ठीक है, अगला पे देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, जी नहीं, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह सत्य नहीं है। कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक में इसका उद्गम स्थल है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। अगला है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपसे पूछा था कौन सत्य नहीं है, तो सी हो जाएगा, सी सत्य नहीं है, क्योंकि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक में स्थित है। क से कावेरी, क से कर्नाटक, ऐसे इसका आप याद भी रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। यह है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही है। लीला सैमसन सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी है, वो भारतनाट्यम में निपुण है। लीला सैमसन जो है भारतनाट्यम में निपुण है। स्वप्न सुंदरी जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कौन? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्न में से किसके अनुभवों पर आधारित है? अर्थात कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान जो बुक है वो किसने लिखा था? तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक का जो व्याख्यान है वो लिखा था आपको विवेकानंद ने। कौन? स्वामी विवेकानंद ने। इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान आधारित है। इन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग आदि पुस्तकों के लेखक लिखा था। इन्होंने किसने? तो आपको स्वामी विवेकानंद ने। इनकी प्रबुद्ध भारत की एक पत्रिका भी थी जो कि मासिक पत्रिका थी। ये पूछता है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने निकाली थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है वो स्वामी विवेकानंद ने निकाली थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वैज्ञानिक से संबंधित जो भी अनुसंधान परिषद है इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, तीनों सेनाओं का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, एनडीसी, योजना आयोग, पुरातत्व संरक्षण विभाग, अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है अर्थात एनडीसी है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि भारत का क्षेत्रीय विकास परिषद या क्षेत्रीय परिषद होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका भारत का गृह मंत्री होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, भारत में हरित क्रांति कुछ देर पहले ने आपको बताया था, तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कुछ पहले क्वेश्चन में जहां हमने आपको श्वेत क्रांति बताया था, वहां आपको हमने नॉर्मन बोरलॉग बता दिया था। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को जो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रांति में जो अंतर्राष्ट्रीय या हरित क्रांति का ऐसे जनक पूछे तो हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में हरित क्रांति पूछेगा तो एस स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है, जबकि नॉर्मन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये करेंट का क्वेश्चन है, उस समय का 2011 का। तो श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से आप ये ध्यान में रख सकते हैं, परमाणु ऊर्जा का उस समय का, मतलब कि करंट में नियुक्ति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीएसएससी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। तो इसलिए से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ संस्थान तथा उनके संस्थान या संस्थापनक जो जगह है वहाँ देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुंबई में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो खेल से जुड़ा है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से, मतलब ये करेंट का क्वेश्चन है उस समय का। तो लिएंडर पेस भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, लिएंडर पेस, जो कि फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो लिएंडर पेस एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि फिल्म निर्माण हेतु आपको हॉलीवुड से जुड़े हुए थे। इन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और समझने लायक भी है। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जो लव शब्द है वो टेनिस खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, टेनिस से संबंधित है लव शब्द। अब कुछ खेल और उनके प्रमुख शब्दावली को देख लेते हैं। क्रिकेट से संबंधित LBW, पॉपिंग क्रीज, स्ट्रोक, गुगली, हुक शॉट, थर्ड मैन, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से नहीं पूछेगा, आपको ध्यान रखिएगा। पोलो से पूछ सकता है, पोलो से देख लीजिए। बैकर, चक्कर, चुक्का, बंडर, ये पोलो से संबंधित है। पोलो से संबंधित कौन कौन से हैं? बैकर, चक्कर, चुक्का, बंडर, ये सभी टर्म किससे संबंधित है? तो पोलो से। बैडमिंटन से संबंधित कुछ फैक्ट ले लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन से ड्यूस, क्रॉस शॉट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ध्यान रखिएगा। अगला है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स से संबंधित क्या क्या टर्म है? तो क्यू, ब्रेक, पॉन्ट, कैंसा, हैजर्ड, ये सभी किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित शब्दावली है। बेसबॉल से संबंधित भी कुछ शब्दावली देख लीजिए। तो डायमंड, होम, बेसमैन, ये किससे संबंधित है? तो बेसबॉल से। ध्यान रखिएगा, ये इतने हो गए इसके डिटेल्स। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 2014 के राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 14 का राष्ट्रमंडल खेल, ध्यान रखिए, ये उस समय का करेंट का है, ये रिपीट नहीं होगा। ये उस समय स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ था। देखिए, स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो। उस समय जो है क्या हुआ था, 2014 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था स्कॉटलैंड में। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इस वर्ष अर्थात 2021-22 में 2021 में हुआ था COP26 सम्मेलन। COP26 सम्मेलन कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। तो ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन स्थित है, अर्थात वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जो वृंदावन गार्डन है आपका कहाँ? तो वृंदावन गार्डन जो है
मैसूर में स्थित है। कहाँ? मैसूर में स्थित है। इसको आप सर्च कर लीजिएगा। ये वृंदावन गार्डन पूछा है, ना कि वृंदावन जगह पूछा है। तो वृंदावन जो गार्डन है वो मैसूर में स्थित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। कुछ स्थान और उसकी अवस्थिति देख लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। श्रीरंगपट्टनम मैसूर में स्थित है। यहाँ टीपू सुल्तान ने तीसरा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वृंदावन मथुरा में। व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश में। नवग्रह मंडल उड़ीसा में। और सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो ये कुछ प्रसिद्ध जगह हो गए जो कि अगले साल हो सकता है या इस एग्जाम BSSC 3 में पूछ सकता है। ठीक है, तीसरी सचिवालय सहायक में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में केंद्रीय मंत्री बिहार से बने हैं। केंद्रीय रेल मंत्री सबसे ज़्यादा बिहार से बने हैं। वर्तमान में जो भारत के रेलवे मंत्री वो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? ध्यान रखिएगा, इसमें से पूछा है कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। तो ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है। तो ये भी करेंट का क्वेश्चन है उस समय के अनुसार। तो श्री HR जो भारद्वाज जो है उस समय के अनुसार कर्नाटक के राज्यपाल थे। लेकिन वर्तमान समय में जो हम कर्नाटक के राज्यपाल की बात करें तो वो थावर चंद्र गहलोत है। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत है। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ के? तो कर्नाटक के। अब हमें आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा प्रयास कैसा लगा, आपको मेरा डिस्कशन कैसा लग रहा है। ये हो गया आपको BSSC जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, कौन सा? बिहार SSC CGL का जो फर्स्ट एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर का GS का क्वेश्चन अपने आपको कराया पूरा व्याख्या सहित। लगभग 1 घंटा का वीडियो हुआ है, आप पूरा जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कल अपलोड करेंगे, इसमें आपको मैथ और साइंस का, जिसके कुल मिलकर 50 क्वेश्चन होगा, 50 साइंस का और 50 रीजनिंग का। और तीसरा पार्ट जो इसका बचा हुआ है उसमें हम रीजनिंग का पूरा कर देंगे। इस तरह से 150 क्वेश्चन रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वाचिंग। इस वीडियो आप जो क्वेश्चन का PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में दिया हुआ है, या आप सर्च कर सकते हैं इंडिया तक सिविल सर्विसेज, या BPSC 68 मॉक टेस्ट भी हमारा ही ग्रुप है जहाँ पे BPSC का टेस्ट भी होता है। जल्दी आपको हम BPSC 68 और 67 जो बचा हुआ है उसके लिए भी टेस्ट लेकर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लेकर आएंगे साइंस का। अगर आप साइंस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं साइंस, मैथ का और फिर अगला रीजनिंग का। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।